हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। हम लोग लिमिट्स टॉपिक में हैं और हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं लिमिट ऑफ फंक्शंस। इस लेक्चर में हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम लोग और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस लेक्चर में जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उससे थोड़ा अलग प्रॉब्लम होगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट इवैल्यूएट किए थे तो हमने फैक्टर्स कैंसिल किए थे। जैसा कि आपको मालूम है, जब आप लिमिट इवैल्यूएट करते हैं, अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x और आप लिमिट इवैल्यूएट करते हैं और आप अगर ऐसा देखते हैं कि ये फंक्शन 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो आप इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। और इस फॉर्म को अवॉइड करने के लिए आप फैक्टर कैंसिल करते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट यूज करते हैं। या तो फैक्टर कैंसिल करते हैं, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट यूज करते हैं। जो जीरो अप्रोचिंग फैक्टर है, अगर वो कैंसिल हो सका तो ये कोई जीरो अप्रोचिंग फैक्टर होगा, ये कैंसिल करते हैं। और जो बचे हुए फैक्टर्स हैं जो कि नॉन जीरो फैक्टर्स हैं, उससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इवैल्यूएट कर लेते हैं। और नहीं तो हम रिजल्ट यूज करते हैं या फिर ये वाला रिजल्ट, ये नहीं तो ये, इन दोनों में से एक रिजल्ट यूज करते हैं। आज के लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें हम लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन हम फैक्टर्स कैंसिल नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट यूज करेंगे। साथ में हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं और आपको ले चलता हूं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक प्रॉब्लम मैं लेता हूं यहाँ पे एक्सरसाइज 7.5 में से। जो बुक मैं यूज कर रहा हूँ उसमें 7.5 एक्सरसाइज में से 7.4 तक सब सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, ये फर्स्ट का फर्स्ट है। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, x टेंड्स टू पाई बाई 2 और फंक्शन है cosec x माइनस 1 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस x द होल स्क्वायर। ये लिमिट इवैल्यूएट करना है। आपको मालूम है लिमिट इवैल्यूएट करने का क्या मतलब है। जब x पाई बाई 2 के पास जा रहा है, हमें बताना है ये फंक्शन कौन से नंबर के पास जा रहा है। तो देखो, जब x पाई बाई 2 के पास जाएगा तो जल्दी से चेक करते हैं। अगर 0/0 नहीं आया तो वही आंसर है। अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं आया तो वही आंसर है। लेकिन मुझे पूरा मुझे यकीन है कि यहाँ पे 0/0 आएगा। जैसे x पाई बाई 2 के पास जा रहा है तो ये पाई बाई 2 के पास जाएगा, तो हमें कोसेक पाई बाई 2 यहाँ पे मिलेगा।
ओके, और कोसेक पाई बाई 2 होता है 1, तो ये 1 के पास जाएगा और बाजू में -1 है, तो 1 - 1 0 के पास। और यहाँ पे जब ये x पाई बाई 2 के पास जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, 0 स्क्वायर इज 0, तो देखो 0/0 फॉर्म आ गया। अब इस 0/0 फॉर्म को अवॉइड करने के लिए क्या हम फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं, जीरो अप्रोचिंग फैक्टर? तो यहाँ पे उसका आंसर है कि नहीं, यहाँ पे फैक्टर कैंसिल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 0 के पास जा रहा है वो पाई बाई 2 माइनस एक्स है। अब पाई बाई 2 माइनस एक्स को कैंसिल करने के लिए ऊपर भी वैसा ही होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, रिजल्ट यूज करना है लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन पहले करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं लिखूंगा लेट L इक्वल्स टू दिस। सबसे पहले मैं इसको कोसेक को साइन में चेंज करूंगा, तो मुझे मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1 अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में होगा therefore L equals to limit x tends to pi by 2 यहाँ पे आ जाएगा sin x 1 minus sin x divide by pi by 2 minus x the whole square। अब ये sin x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 1 minus sin x divided by pi by 2 minus x the whole square into sin x। देखो अब हमने क्या किया, ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये वही फंक्शन है जो यहाँ पे था, लेकिन कोसेक की जगह पे साइन आ गया। अब देखो अभी भी 0/0 है, कैसे? अगर ये x पाई बाई 2 के पास जाएगा तो ये 1 के पास जाएगा, 1 - 1 0 के पास, और ये तो 0 ही। अब डिनोमिनेटर में तुम देखोगे कि एक ऐसा फैक्टर तुम्हें मिल रहा है जो कि 0 के पास नहीं जा रहा है, और वो ये फैक्टर है। तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं जो कि नॉन जीरो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स कोई मुश्किल खड़ी नहीं कर रहे हैं, ये कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे, तो तुम्हारा ध्यान इस पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान सिर्फ 0/0 फैक्टर पे होना चाहिए, जो कि एक ये है और एक ये है। ओके, तो इसके साथ में कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा, अगर x पाई बाई 2 के पास जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले वो देख लो। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे कहीं पर पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे 0 है और कहीं पे पाई बाई 2 होगा, राइट? x पाई बाई 2 के पास जा रहा है, x एक वेरिएबल है और उसका वैल्यू पाई बाई 2 के पास जा रहा है, तो वो लेफ्ट से भी जा सकता है पाई बाई 2 के पास, वो राइट से भी जा सकता है। हम यहाँ पे राइट से लेते हैं, तो समझो पाई बाई 2 यहाँ पे है, फिर पाई बाई 2 यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, ऐसे पाई बाई 2, फिर आई एम सॉरी x यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। ये x है जो कि पाई बाई 2 के पास जा रहा है, x जो है वो पाई बाई 2 के पास जा रहा है। x जो है वो मूविंग है, x स्टेशनरी नहीं है, x मूविंग है, x का वैल्यू पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो हम x का कोई भी एक सिंगल वैल्यू एज सच नहीं ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं और ऐसा अज्यूम करते हैं कि किसी एक मोमेंट पे, समझिए कि x यहाँ पे है, किसी एक मोमेंट पे एक इंस्टेंस, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है जहाँ पे कि x यहाँ पे है, और अगर x यहाँ पे है तो x का वैल्यू पाई बाई 2 से राइट में है, और अगर वो राइट में है तो डेफिनेटली उसके और पाई बाई 2 के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम h बोलते हैं, ये डिस्टेंस को हम h बोलते हैं। h बहुत ही छोटा नंबर है, तो अगर मैं x का वैल्यू लिखने जाऊं तो x मुझे क्या लिखना पड़ेगा,
मुझे x का वैल्यू लिखना पड़ेगा π/2 प्लस एच। प्लस एच क्यों? क्योंकि यहाँ तक π/2 है, यहाँ तक ये π/2 है और मेरा x यहाँ पे है, तो x प्लस π/2। और अगर मैंने x यहाँ से लिया होता तो x मुझे लिखना पड़ता π/2 माइनस एच। π/2 माइनस एच से भी काम चल जाएगा, हम लोग π/2 प्लस एच ले रहे हैं। ओके, तो मैं x का वैल्यू π/2 प्लस एच लूंगा। ये एक इंस्टेंस की बात है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि x एक वेरिएबल है और x स्टेशनरी नहीं है, x मूविंग है। तो x कंटिन्यूअस π/2 के पास जा रहा है, तो नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, नेक्स्ट इंस्टेंस जो होगा उसमें x यहाँ पे आ गया और उसके बाद में x यहाँ पे आ जाएगा, फिर x यहाँ पे आ जाएगा। तो होगा ये कि x जब π/2 के पास जाएगा तो ये जो h है, ये डिस्टेंस जो मैंने लिया था एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, वो h अब डिमिनिश होगा, वो h अब धीरे धीरे कम होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जब x π/2 के पास जा रहा है तो h 0 के पास जाएगा। तो h कहाँ जाएगा? 0 के पास जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा कि अगर x π/2 के पास जा रहा है तो कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो कि 0 के पास जा रहा है और हम उसका अब इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं क्या लिखता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूँ since x tends to π/2, since x tends to π/2, therefore put x equals to π/2 plus h। मैं x का वैल्यू π/2 से थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ। and as x tends to π/2, h tends to 0, therefore the above limit problem becomes। अब पूरा लिमिट प्रॉब्लम चेंज हो जाएगा। अब मैं लिमिट प्रॉब्लम h में लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू π/2 है, मैं x टेंस टू π/2 की जगह पे अब लिखूंगा h टेंस टू 0। क्या लिखूंगा मैं? h टेंस टू 0। सो लिमिट h टेंस टू 0। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं पूरा फंक्शन अब इन टर्म्स ऑफ h लिखूंगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन एक्स है न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ x की जगह पे मैं लिखूंगा π/2 प्लस एच, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस π/2 प्लस एच द होल स्क्वायर इनटू साइन ऑफ π/2 प्लस एच। ये साइन एक्स था बाजू में, तो वो मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन π/2 प्लस एच। साइन π/2 प्लस एच क्या होता है? ये होता है cos h, cos h। और वो π/2 प्लस एच सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये प्लस cos h होगा, तो जो नेगेटिव साइन है वो वैसे ही रहेगा। और नीचे π/2 जब आप ये ओपन करोगे ब्रैकेट तो π/2 कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव h का स्क्वायर होगा जो कि फिर से h स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आपको cos h मिलेगा। साइन π/2 प्लस एच, इसके लिए आपने cos h लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको करूंगा लिमिट h टेंस टू 0, और 1 माइनस cos h को मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर h/2 डिवाइड बाई h स्क्वायर इंटू cos h। अब देखो यहाँ पे ये नॉन जीरो फैक्टर है, लेकिन ये दोनों, ये और ये दोनों भी जीरो फैक्टर हैं। इन दोनों को मैं साथ में लिखूंगा, तो मुझे मिलेगा L इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 टू साइन ऑफ h/2 अपॉन h द होल स्क्वायर, मैंने कॉमन स्क्वायर लिखा, इंटू 1 अपॉन cos h। अब मैं लिमिट लिख दूंगा यहाँ पे और इसके लिए, जहां भी h है वहां पे मैं लिखूंगा
लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मुझे मिलेगा ये 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और मुझे मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइड बाई h द होल स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ h। देखिए यहाँ पे साइन ऑफ h बाई 2 है, जिस जिस रिजल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं वो रिजल्ट क्या है, साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो एंगल साइन के साथ है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे साइन ऑफ h बाई 2 है तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मुझे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। अब ये जो है ये पूरा 1 हो गया, ये 1 हो गया और इसकी चिंता नहीं है क्योंकि ये तो 1 ही है। जब h 0 के पास जाएगा तो cos 0 मिलेगा, cos 0 1 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा therefore L equals to, therefore L equals to 2 into 1, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, 2 into 1 into 1 by 2। ये 1 by 2 क्यों आया, ये इसके कारण है, ये जो 2 है इसके कारण आपको वहां पे 1 by 2 मिला है। 1 by 2 द होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन cos 0, उसका लिमिट cos 0 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा 1 by 4 और यहाँ पे 2 है तो 1 by 2 इंटू 1 अपॉन 1, सो द आंसर इज 1 by 2। ये आपका आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको देखिए, 2 बार देखिए और इसको सॉल्व करिए। अभी एक प्रॉब्लम और लेते हैं, फर्स्ट के बाद में मैं फोर्थ लेता हूँ। फोर्थ प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6 cos x माइनस रूट 3 sin x अपॉन पाई माइनस 6x। अब यहाँ पे x पाई बाई 6 के पास जा रहा है, तो जब x पाई बाई 6 के पास जा रहा है तो ये पाई बाई 6 के पास यहाँ पे जाएगा, तो ये टोटल cos पाई बाई 6 के पास जाएगा, cos पाई बाई 6 के पास जाएगा। cos पाई बाई 6 होता है रूट 3 बाई 2, तो इसका मतलब आपको cos x जो है वो रूट 3 बाई 2 के पास जाएगा, रूट 3 बाई 2 के पास जाएगा। अच्छा, ये जब x पाई बाई 6 के पास जाएगा, हमें दिया है x पाई बाई 6 के पास जा रहा है, तो ये टोटल साइन पाई बाई 6 के पास जाएगा। साइन पाई बाई 6 मतलब 1 बाई 2 और यहाँ पे रूट 3 मल्टीप्लाइड है तो माइनस रूट 3 बाई 2 के पास जाएगा। अब देखो ये रूट 3 बाई 2 रूट 3 बाई 2 ये कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर 0 के पास जा रहा है। डिनोमिनेटर में भी वैसा ही होगा, जब x पाई बाई 6 के पास जाएगा तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा और पाई माइनस पाई ये भी 0 के पास जाएगा। तो देखो फिर से हमें 0 0 मिल गया। अब यहाँ पे 0 बाई 0 को अवॉइड करने के लिए हमें रिजल्ट यूज करना है। फैक्टर कैंसिल नहीं होगा, रिजल्ट यूज करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपसे बता दूं, अगर आपको अगर आपको ये पता करना है कि ये प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, तो उसमें एक तरीका है जो कि 98% टाइम्स आपको हेल्प करेगा। कभी कभार एक्सेप्शंस होते हैं, इसके लिए 100% नहीं बोल सकता मैं, 98% टाइम्स ये हेल्प करेगा। कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, तो उसका तरीका ये है कि अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा पता लग रहा है कि न्यूमरेटर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। या डिनोमिनेटर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और न्यूमरेटर नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी लाइक फंक्शंस नहीं है। ऊपर ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। अब देखो यहाँ पे x जो है वो पाई बाई 6 के पास जा रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा L इक्वल्स टू x पाई बाई 6 के पास जा रहा है, तो मैं लिखूंगा सिंस x टेंड्स टू पाई बाई 6
तो इसका मतलब x का वैल्यू π/6 के पास है, तो मैं π/6 से थोड़ा सा ज्यादा लेता हूँ x का वैल्यू, तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर पुट x इक्वल्स टू π/6 प्लस h, π/6 प्लस h, और उसके बाद में मैं लिखूंगा and as x tends to π/6, h tends to 0. Therefore, the above limit problem becomes ऊपर ये जो प्रॉब्लम है लिमिट प्रॉब्लम, अब ये कैसा दिखेगा, अब ये h में दिखेगा, तो ये आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ x को आप लिखेंगे cos ऑफ π/6 प्लस h माइनस √3 साइन ऑफ π/6 प्लस h, π-6 π/6 प्लस h। नेक्स्ट स्टेप में आपको cos a प्लस बी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और sin a प्लस बी यहाँ पे, तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, so cos π/6 cos h minus sin π/6 sin h माइनस √3, यहाँ पे मैं ब्रैकेट बनाऊंगा क्योंकि √3 दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, so a π/6 है sin π/6 cos h प्लस cos π/6 sin of h, ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, यहाँ पे ये h है sin of h, सो नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में पाई माइनस, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -6h मिलेगा, ये गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos π/6 is √3/2 cos h minus 1/2 sin h माइनस √3 टाइम्स, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे होगा 1/2 cos h प्लस √3/2 sin h डिवाइड बाई -6h। अब ये √3 अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिलेगा therefore L equals to limit h tends to 0 √3/2 cos h minus 1/2 sin h, तो √3/2 cos h minus 1/2 sin h minus √3/2 cos h minus 3/2 sin h डिवाइड बाई -6h। अब ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, अब ये जो दोनों टर्म्स बचे हैं इसमें मैं माइनस साइन h कॉमन लेता हूँ, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h कॉमन आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा ब्रैकेट में 1/2 प्लस 3/2 और नीचे -6h, ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास है ऊपर साइन h और नीचे h और दोनों भी 0 अप्रोचिंग फैक्टर्स हैं, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा therefore L equals to limit h tends to 0 sin h sin of h upon h, और यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2 is 4/2, that is 2 divided by 6, 2 divided by 6 is 1/3, और ये जो है ये हो गया 1। यहाँ पे मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, वो रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin theta upon theta equals to 1, we get what we will get here L equals to
we will get here L equals to, therefore L equals to, ये हो गया 1, ये पूरा 1 हो गया, so 1 into 1/3, the answer is 1/3. इसको एक बार फिर से आप देखिए और इसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, थर्ड प्रॉब्लम, इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ये फंक्शन है जिसका हमें लिमिट इवैल्यूएट करना है जब x पाई के पास जा रहा है। तो जब x पाई के पास जाएगा तो ये यहाँ पे पाई के पास जाएगा और ये टोटल cos पाई के पास जाएगा। cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो इसका मतलब आपको मिलेगा स्क्वायर रूट के अंदर आपको मिलेगा 5 प्लस -1 के पास, ओके। और यहाँ पे बगल में -2 है। जब x पाई के पास जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई के पास और स्क्वायर। तो अब आप देख लो, 5 माइनस 1 होता है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब ये 2 के पास होगा, और बगल में -2 है तो इसका मतलब 2 माइनस 2 ये 0 के पास जा रहा है, और यहाँ पे भी ये 0, तो देखो 0/0 आपको मिल गया। तो फिर से वही बात आ गई, 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आप आंसर 0/0 नहीं लिख सकेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0/0 को अवॉइड करना है, इस फॉर्म से दूर जाना है। तो उसके लिए आपको या तो जीरो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कैंसिल करना है और नहीं तो रिजल्ट यूज करना है। डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, फैक्टर तो कैंसिल होगा नहीं। और क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये अनलाइक फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा लेट L इक्वल्स टू, इसको मैंने L लिख दिया। और अब क्योंकि मैं ऊपर देख रहा हूँ यहाँ पे इरैशनल फंक्शन है, तो मैं इसको रैशनलाइज करूंगा पहले। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको रैशनलाइज करूंगा। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, सब्स्टिट्यूशन करने के पहले मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ। मुझे यहाँ पे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस cos x माइनस 2 डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर into square root of 5 plus cos x, 5 plus cos x plus 2 and divide by 5 plus cos x plus 2। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया है। इसका यहाँ पे माइनस है, मैंने यहाँ पे प्लस लिख के मल्टीप्लाई किया हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये a माइनस बी है और यहाँ पे ये a प्लस बी फॉर्म में है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, ऊपर मिलेगा स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 5 प्लस कॉस एक्स, जो कि सिर्फ 5 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर है। ओके, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये हट जाएगा। -2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4। फिर मुझे मिलेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और ये जो है ये मुझे मिलेगा रूट ऑफ 5 प्लस कॉस एक्स प्लस 2। सो नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉस एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स, 5 माइनस 4 इज 1, 1 प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस कॉस एक्स प्लस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस कॉस एक्स प्लस 2। सो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास होगा देयरफॉर, अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा। अब मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज मुझे बताना है आपको, ये जो फैक्टर था ये जीरो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था। ये जो है न्यूमरेटर में ये जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये
अब मैंने इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मुझे उसे रैशनलाइज करना था। तो ये ऊपर है, ये जो है ये इसका कॉन्जुगेट है। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये ये इसका कॉन्जुगेट है और ये भी कॉन्जुगेट है किसका, इसका। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी जीरो अप्रोचिंग फैक्टर का, ये जीरो अप्रोचिंग फैक्टर है, किसी भी जीरो अप्रोचिंग फैक्टर का जो कॉन्जुगेट होगा वो हमेशा नॉन जीरो अप्रोचिंग होगा। तो ये नॉन जीरो अप्रोचिंग फैक्टर है। कौन सा? ये वाला फैक्टर नॉन जीरो अप्रोचिंग है और ये भी नॉन जीरो अप्रोचिंग है। आप चेक कर लेना, ये जीरो के पास नहीं जाएगा। तो ये नॉन जीरो अप्रोचिंग है और ये भी नॉन जीरो अप्रोचिंग है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नॉन जीरो फैक्टर है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पे ये फैक्टर जो है ये अभी भी जीरो के पास जा रहा है और यहाँ पे ये जीरो के पास जा रहा है। तो जब x पाई के पास जाएगा तो ये cos पाई मतलब -1, 1 माइनस 1 जीरो के पास और यहाँ पे पाई माइनस पाई जीरो के पास। तो ये आपको ध्यान रखना होगा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। और अब मैं, अगर आपको ये पता चल रहा है कि कौन सा फैक्टर जीरो के पास जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस x टेंड्स टू पाई देयरफॉर पुट x इक्वल्स टू पाई से थोड़ा सा ज्यादा पाई प्लस h, and as x tends to pi, h tends to 0. As x tends to pi, h tends to 0. Therefore, the above limit problem becomes, what it will become? See, we will get L equals to, अब ये पूरा h में लिखूंगा मैं, limit h tends to 0, 1 plus cos pi h, 1 plus cos pi plus h, x की जगह पे pi plus h लिखा है हमने, ये रहा सब्स्टिट्यूशन। और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा पाई माइनस पाई प्लस एच द होल स्क्वायर। और ये है आपका, ये आपको यहाँ पे मिलेगा स्क्वायर रूट के अंदर 5 प्लस cos of pi plus h, though you are making the substitution but you know it is a non-zero factor. सो यहाँ पे अब x है तो सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है क्योंकि सब कुछ h में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 plus cos pi plus h is cos pi plus h is minus cos h, ओके। और ये कंपाउंड एलाइड एंगल फॉर्मूला है, cos pi plus h is minus cos h। ये पाई है तो ये रेशियो चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा। तो cos h लिख दिया आपने। और pi plus h जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू, अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो माइनस cos h, so 1 प्लस माइनस cos h। और यहाँ पे आपको मिलेगा पाई पाई कैंसल, माइनस एच स्क्वायर विच इज अगेन एच स्क्वायर। और ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 5 प्लस माइनस cos h माइनस cos h, 5 प्लस माइनस cos h प्लस 2, ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा L इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos h, 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर। और यहाँ पे आपको मिला स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस cos h प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस cos h को मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। So therefore L equals to limit h tends to 0, and we'll get here 2 sine square h by 2 divided by h square, and inside the bracket we will get square root of 5 minus cos h plus 2, bracket complete। अभी देखिए ये साइन स्क्वायर है और नीचे एच स्क्वायर है, इन दोनों को मैं साथ में लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा, और ये 2 कांस्टेंट है तो ये 2 बाहर आ जाएगा। So 2 times limit h tends to 0 sine of h by 2
डिवाइड बाई h द होल स्क्वायर into 1 upon square root of 5 minus cos h plus 2. अब जहां भी h है वहां पे मैं लिमिट लिखूंगा. I will write limit separately for all the functions of h. So I will get therefore L equals to 2 times, ये लिमिट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h by 2 डिवाइड by h the whole square into 1 upon, यहाँ पे भी लिमिट आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 and square root of 5 minus cos h plus 2. Now we will apply the limits. उसके पहले एक छोटी सी बात देखो, यहाँ पे साइन h by 2 है, जो रिजल्ट है वो क्या बोलता है, रिजल्ट बोलता है साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 द लिमिट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1. मतलब जो एंगल साइन के साथ है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए. तो यहाँ पे साइन के साथ एंगल है h by 2, साइन के साथ एंगल क्या है, h by 2 है. तो मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. अब ये जो है ये पूरा हो गया आपका इक्वल टू 1. ये देखो साइन h by 2 अपॉन h by 2, ये पूरा इक्वल टू 1 हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अपने को मिलेगा therefore, अच्छा यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस h टेंड्स टू 0. अच्छा, ये एंगल जो है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए, ये एंगल जो साइन के साथ है ये 0 को अप्रोच करना चाहिए एज पर द रिजल्ट. ओके, तो मैं लिखूंगा सिंस h टेंड्स टू 0 h by 2 also टेंड्स टू 0. बराबर है ना, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो अगर h 0 के पास जा रहा है तो h by 2 भी 0 के पास जाएगा. therefore using limit theta tends to 0 sin theta upon theta equals to 1, we get what we will get here L equals to 2 into 1 into 1 by 2 the whole square. ये 1 by 2 कहाँ से आया, ये इसके कारण आया, 1 by 2 ओके. और ये 1 कहाँ से आया, ये 1 आया है इसके कारण, इसके कारण आपको 1 मिला है. ओके, सो यहाँ पे 2 into 1 into 1 by 2 the whole square into 1 upon square root of 5. तो 5 ही रहेगा, जब h 0 के पास जा रहा है, 5 में कोई भी फंक्शन नहीं है h का, 5 एक कांस्टेंट है, तो 5 का लिमिट 5 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे cos 0 हो जाएगा प्लस 2. तो आपको मिलेगा यहाँ पे L इक्वल्स टू 2 इंटू 1 बाई 4 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये हो जाएगा आपका, ये cos 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे h नहीं होगा, h 0 के पास जा रहा है, तो cos h का लिमिट हो जाएगा cos 0, ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज 2 प्लस 2. सो आंसर आपको आ गया, ये हो गया L इक्वल्स टू 2 इंटू 4 दैट इज 1 अपॉन 8. ये आपका फाइनल आंसर है. इसको आप एक बार फिर से देखिए अच्छे से और इसको रिपीट करिए 2 बार, आपको कम से कम ये प्रॉब्लम रिपीट करना होगा और फिर खुद सॉल्व करना होगा, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा. एक और प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पे, फिफ्थ प्रॉब्लम, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x द होल स्क्वायर अपॉन साइन पाई x. तो ये भी 0 बाई 0 होगा, तो ये आप लोग चेक कर लेना, हमेशा चेक करना होता है, ये 0 बाई 0 ही है. तो अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा, मैं लिखूंगा सिंस x टेंड्स टू 1 therefore put x equals to 1 plus h and as x will keep on approaching 1 h will approach 0, and as x tends to 1 h tends to 0. Therefore the given limit problem becomes ये हो जाएगा आपका L इक्वल्स टू, पूरा प्रॉब्लम ये जो है अब ये h में लिखेंगे हम लोग. therefore L equals to limit h tends to 0 1 माइनस x की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस h द होल स्क्वायर. ये देखो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है, x की जगह पे 1 प्लस h
1 माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन साइन, देखो एंगल पाई एक्स है तो अब वो एंगल हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस एच, और पूरा एंगल होगा पाई इंटू 1 प्लस एक्स। देखो ये पूरा एंगल है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अपने को अब मिलेगा देयरफॉर एल इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो 1 माइनस, इसको स्क्वायर को ये हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर। नीचे आपको मिलेगा साइन ऑफ पाई प्लस पाई एच, पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा पाई प्लस पाई एच। नेक्स्ट स्टेप में जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे न्यूमरेटर में तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया 1, माइनस 2h माइनस एच स्क्वायर साइन पाई प्लस पाई एच। देखो साइन पाई प्लस पाई एच, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, क्योंकि ये पाई है ये अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज होगा। देखो क्योंकि ये पाई है तो ये साइन का साइन ही रहेगा, अगर पाई बाई 2 होता तो वो कॉस हो जाता। ओके, अगर यहाँ पे पाई बाई 2 होता, यहाँ पे पाई बाई 2 होता तो ये साइन का कॉस हो जाता, लेकिन वो पाई है तो वो पाई का साइन का साइन ही रहेगा। और यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है एंगल का वो पाई एच है तो साइन पाई एच हो जाएगा। और क्योंकि ये पाई प्लस पाई एच थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन जो है उसका वैल्यू नेगेटिव आता है, तो माइनस साइन पाई एच हो गया। अब ये देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो L इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, मैं यहाँ से माइनस साइन एच कॉमन, माइनस एच कॉमन लेता हूँ, माइनस एच कॉमन लिया तो मुझे मिला 2 प्लस एच, 2 प्लस एच मिलेगा, और यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस साइन ऑफ पाई एच। ये देखो ये माइनस से माइनस गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं क्या देख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास में ये जो फैक्टर है ये नॉन जीरो फैक्टर है। देखो 2 प्लस एच ये फैक्टर है, जब h जीरो के पास जाएगा तो 2 प्लस एच जो है वो 2 के पास जाएगा तो वो नॉन जीरो फैक्टर है। लेकिन लेकिन ये देखो इसको देखो, ये जीरो के पास जाएगा क्योंकि वो h है तो h जीरो के पास जा रहा है तो वो जीरो के पास जाएगा। और ये साइन पाई एच, क्योंकि एंगल पाई एच है तो जब h जीरो के पास जाएगा तो क्या होगा, उसका एंगल जो है ये जीरो के पास जाएगा, जिसके कारण साइन जीरो ये पूरा जीरो के पास जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब नेक्स्ट स्टेप में मैं कुछ रिजल्ट लाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करूंगा, मैनिपुलेशन। तो देखो कैसे लिखता हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, 2 प्लस एच मैं न्यूमरेटर में ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये जो h है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ साइन पाई एच अपॉन एच। जैसा कि आपको मालूम है अगर a अपॉन b है तो हम उसको 1 अपॉन b अपॉन a लिख सकते हैं। ये a जो न्यूमरेटर में है ये b के डिनोमिनेटर में आ सकता है, इसको हम लोग b अपॉन a लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको फॉर्म बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल रूल है, ये आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन पाई एच अपॉन एच। अब मैं लिमिट लिखता हूँ ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों के लिए मैं लिमिट लिखूंगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा देयरफॉर एल इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में मैं लिखूंगा सो लिमिट एच टेंस टू जीरो 2 प्लस एच, और डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन पाई एच अपॉन एच। ओके, अब देखो यहाँ पे ये एंगल साइन के साथ पाई एच है, साइन के साथ जो एंगल है वो है पाई एच, तो जो एंगल साइन के साथ होता है वही एंगल डिनोमिनेटर में एक्जैक्टली रिपीट होना चाहिए, तो ही मैं रिजल्ट यूज कर सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैंने पाई यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मुझे काउंटर चेंज करना पड़ेगा, मैंने पाई यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा, अब ये जो पूरा टोटल है ये मुझे 1 देगा, ये 1 मिलेगा, और ये 1 मिलने के साथ ही जो 0 बाई 0 आ रहा था वो मैंने एडजस्ट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा एज h टेंस टू जीरो, मैं लिखूंगा एज h टेंस टू जीरो pi h tends to zero, therefore using using limit theta tends to zero, sin theta upon theta
equals to 1, we get what we will get here, we will get here this is 1, okay, और ऊपर 2 plus 0 आएगा, so L equals to 2 plus 0, डिनोमिनेटर में मिलेगा आपको 1 into pi, 1 into pi, ये pi कहाँ से आया, ये pi, okay, so 1 into pi मिलेगा आपको, so the final answer you get is L equals to 2 upon pi। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको एक बार फिर से देखिए पूरा सॉल्यूशन और इसको सॉल्व करिए। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर सेकंड। देखो ये प्रॉब्लम मैंने सेकंड प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे लास्ट में मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये प्रॉब्लम दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व हो सकता है और विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व हो सकता है। तो मैं इसको, ये एक्सेप्शनल प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों अनलाइक फंक्शंस है, ये ऊपर ट्रिग्नोमेट्री है, नीचे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो जैसा कि मैंने बोला है, अगर ऊपर और नीचे अनलाइक फंक्शंस हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसको विदाउट सब्स्टिट्यूशन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, इसको मैं लिखूंगा, ये 0/0 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू a, और ऊपर मैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करता हूँ, साइन c माइनस साइन d। तो क्या होता है साइन c माइनस साइन d, 2 cos sin c plus d by 2 and c minus d by 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x plus a upon 2 and x minus a upon 2। और नीचे ये जो है इसको मैं लिखता हूँ x raised to 1/5, ओके, फिफ्थ रूट ऑफ x को मैं x raised to 1/5 and a raised to 1/5 लिखता हूँ, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने जैसी बात है, मुझे न्यूमरेटर में अब कुछ फैक्टर्स मिले हैं, जैसे कि 2 मिला है मुझे, 2 एक नॉन जीरो फैक्टर है। फिर cos ऑफ x प्लस a बाई 2, जब x a के पास जाएगा तो cos ऑफ x प्लस a बाई 2 ये जीरो के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा cos ऑफ 2a बाई 2, ओके, दैट इज cos a। तो मतलब ये नॉन जीरो फैक्टर है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये जीरो फैक्टर है, क्योंकि जब x a के पास जाएगा, आप देखो यहाँ पे जब x a के पास जाएगा, ये x a के पास जाएगा तो क्या होगा, a माइनस ए जीरो, साइन जीरो जीरो के पास जाएगा, और एक फैक्टर जीरो के पास जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर है ये भी जीरो के पास जा रहा है। तो अब हमारा पूरा ध्यान न्यूमरेटर में, ये जो मैंने रेड से शेड किया है उसको, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर मैंने रेड कलर से शेड किया है, इस पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा। जो ग्रीन शेडिंग है वो सॉल्यूशन में है, लेकिन वो इनएक्टिव है, अभी नेक्स्ट में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस x टेंड्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सिंस x टेंड्स टू a therefore x minus a tends to 0, x minus a tends to 0, ओके, x a के पास जाएगा तो x minus a 0 के पास जाएगा, and x minus a is not equal to 0, x minus a 0 नहीं है, therefore dividing, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, dividing numerator and denominator by x minus a, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x minus a से डिवाइड कर दूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x minus a से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, सो मुझे मिलेगा therefore L equals to limit x tends to a, और ये न्यूमरेटर है मेरा 2 cos of x plus a by 2 into sin of x minus a upon 2 the whole divide by x minus a, मैंने x minus a से डिवाइड किया, और वही मैं नीचे भी करूंगा, x raised to 1/5 minus a raised to 1/5 upon x minus a, ओके, अपॉन x माइनस a। अब ये जो नीचे आपको मिल रहा है, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, हम लोगों ने अर्लियर लेक्चर्स में एक अलजेब्रिक लिमिट्स सॉल्व किया है, और वो रिजल्ट क्या था आपको याद आ रहा होगा, x raised to n माइनस a raised to n अपॉन x माइनस a। अगर फंक्शन ऐसा है और x टेंड्स टू a है, तो इसका लिमिट क्या होता है, इसका लिमिट होता है n इंटू a raised to n माइनस 1। अब ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या होगा, अब देखिए 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू a
x टेंस टू a एंड देखो यहाँ पे 2 cos x प्लस a बाई 2, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन ऑफ x माइनस a बाई 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। इस x माइनस ए को मैंने साइन के साथ में रख दिया। कौन सा x माइनस ए? इसको मैंने साइन के साथ में रख दिया है। ओके, और डिनोमिनेटर में x रेस टू 1/5 माइनस a रेस टू 1/5 सेम पावर है, अच्छी बात है, डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं ये जो लिमिट है, ये लिमिट मैं सबके जहां भी x का फंक्शन है वहां पे सब जगह मैं लिमिट लिखूंगा। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा L इक्वल्स टू ये 2 कांस्टेंट है तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू a cos ऑफ x प्लस a बाई 2, ये नॉन जीरो फैक्टर है इसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है, cos ऑफ x प्लस a बाई 2 into limit x tends to a sin of x minus a by 2 divided by x minus a okay, और यहाँ पे limit x tends to a x raised to 1/5 minus a raised to 1/5 upon x minus a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये रिजल्ट यूज होने वाला है। देखो यहाँ पे एंगल क्या है? ये एंगल है साइन ऑफ एक्स माइनस ए, एंगल है साइन ऑफ एक्स माइनस, एंगल है एक्स माइनस ए बाई 2। एंगल को ध्यान से देखिए, एंगल को जरा ध्यान से देखिए, एंगल है एक्स माइनस ए बाई 2। ओके, लेकिन नीचे सिर्फ x माइनस ए है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ, तो अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा? अब ये पूरा 1 हो गया। देखो जो 0 के पास जा रहा था, अब ये 1 हो गया, अब ये 1 हो गया इसका लिमिट। ओके, ये 1 हो गया। ओके, एंगल सेम है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है कि जो एंगल है वो एंगल 0 के पास जाना चाहिए। एंगल कहाँ जाना चाहिए? 0 के पास। तो मुझे क्या दिया है? मुझे दिया है x टेंस टू a, x टेंस टू a। अब आप सोचिए, अगर x a के पास जा रहा है, अगर x a के पास जा रहा है तो क्या होगा? देखो ये a के पास जा रहा है तो a माइनस a 0 के पास जाएगा, और 0/2 0 के पास जाएगा। इसका मतलब रिजल्ट यूज हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पे देखते हैं और वो सोचते हैं कि अरे यहाँ पे तो रिजल्ट यूज नहीं होगा क्योंकि x टेंस टू 0 नहीं है। देखो x टेंस टू 0 से कोई मतलब ही नहीं है, x टेंस टू 0 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इससे मतलब है एंगल 0 के पास जाना चाहिए। ये x अगर a के पास जा रहा है तो अच्छा है, क्यों? क्योंकि अगर x a के पास जा रहा है तभी तो ये एंगल 0 के पास जा रहा है। तो यहाँ पे ये वाला पूरा, अब ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी रिजल्ट यूज होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा सिंस x टेंस टू a therefore x minus a tends to 0 and x minus a by 2 tends to 0, x minus a by 2 tends to 0, therefore using limit sin theta upon theta when theta tends to 0 equals to 1, and limit x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a equals to n a raised to n minus 1। ये दो रिजल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। we get what we will get, students, see, we will get here L equals to, therefore L equals to, ये देखिए ये बाहर का 2 ऐसे ही रहेगा और ये आपको मिलेगा cos ऑफ, देखिए x a के पास जा रहा है तो यहाँ पे ये a हो जाएगा, सो cos ऑफ a प्लस a बाई 2, 2 इंटू cos ऑफ 2a बाई 2 इंटू, देखो ये पूरा 1 है, 1 इंटू 1/2, ये वाला 1/2 आएगा। ओके, सो 1 इंटू
1 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज होगा, ये वाला रिजल्ट यूज होगा, ये वाला। ओके, तो क्या मिलेगा, n है 1/5, सो 1/5 इंटू a रेज टू 1/5 माइनस 1। ओके, n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे 1/5 है, सो n इंटू a रेज टू n इंटू a रेज टू n माइनस 1। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा, देखो ये टू कैंसिल हो गया, ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, सो l इक्वल्स टू cos of a divided by 1/5 into a raised to minus 4/5. So that is 5 cos a into a raised to 4/5. ये है L का वैल्यू और ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छे से देखिए पूरा सॉल्यूशन एक बार फिर से और इसको रिवाइज करिए और सॉल्व करिए। मैं इस पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में देता हूँ। दूसरे लेक्चर में मैं इस पे आपके पूरे लिमिट प्रॉब्लम के लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है मैं एक वीडियो लेक्चर बनाता हूँ जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा और उसके आंसर्स भी दूंगा। वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हमने जितने टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उस पर बेस्ड होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।